सो आप लोग, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको 5 से 10 नंबर एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन का मिलने वाला है। तो आज ऐसे ही हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मेरा पहला पॉइंट है मोलरता। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको इसकी डेफिनेशन कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक है, मोलरता कहते हैं। तो इसके नीचे हमने कुछ सूत्र लिख दिए हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या है इसमें कि जो हमारा m = NV/V, ठीक है, लीटर में है नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साइड में। मेन जो फॉर्मूला है वो आपका ये वाला है, तो ये आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, ये ना नोट करिएगा इस ज़्यादा, क्योंकि ये भी नोट कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला आपका वो है वो ये वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मोलरता हो गया। अब देखिए, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि किससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमारा जहाँ पर क्या है, जहाँ WV मतलब ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये WV ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि विलेय का भार। ठीक है, विलेय क्या होता है, विलियन क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। विलियन होता है एक सॉल्यूशन। ठीक है, और विलेय होता है जैसे आपके पास पानी भरा गिलास हो, आप उसमें नमक ला के डाल दो तो नमक आपका हो जाएगा विलेय, और जो पानी पूरा घोल के उसको तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे विलियन। ठीक है, तो डब्ल्यू भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि विलेय का भार। एम भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये होता है विलेय का अणु भार। और वी आपको दिख रहा होगा मिलीलीटर में, इसको बोलते हैं विलियन का आयतन। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर 1000 कर देना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका लिखते ही आपका मोलरिटी का फॉर्मूला जो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरता का केवल इतना सा टॉपिक आपको लिखना है, इससे इतना लिखते ही आपको 4 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। ठीक है, ये देखिए, इसका अगला पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा मोललता। ठीक है, इसको दोस्तों कैसे पढ़ेंगे? मोललता जो दिया हुआ है इसकी यहाँ पर हेडिंग हम कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ये मोललता यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, इसका कहने का मतलब इनका क्या है कि डिफिनेशन इसकी कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को यहाँ पर मोललता कहा जाता है। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा नीचे एक साइड में, ये एक ये एक ये। तो आपको यहाँ पर नोट कौन सा करना है? नोट आपको करना है ये वाला फॉर्मूला, ये। ठीक है, इतना नोट करते ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। और यहाँ पर भी आपको वही लिखना है। देखिए, जो पीछे लिखा था डब्ल्यू भी मेरा क्या था, एम बी क्या था यहाँ पर, और WA क्या है वहाँ पर। यहाँ पर केवल आयतन था, मतलब मिलीलीटर में। यहाँ पर वेट दिया हुआ किसमें? ग्राम में। और मल्टीप्लाई 1000 आपको वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोल अंश और मोल प्रभाज। ये जो आपको दिख रहा होगा, मोल अंश और मोलर प्रभाज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। क्या इसके कह रहे हैं डिफिनेशन में कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी कुछ विशेष नहीं करना है आपको। थोड़ी सी डिफिनेशन आपको याद ना रहे, अगर मान लीजिए आपको डिफिनेशन नहीं याद रही, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले वहाँ पर लिख के आने हैं, XA और XB का। तो इतना लिखते ही आपको 5 नंबर, अगर क्वेश्चन होगा तो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर आपको फॉर्मूला लिखते ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, है ना, ये भी इसी में आता है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा कह रहा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं आपको भी पता है, सबको पता होगा। यहाँ पर फैराडे के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है इसका फैराडे का पहला नियम जो हमसे कह रहा है, वो कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब W, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर मुफ्त हुई पदार्थ की मात्रा वो रहेगी W प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है Q। ठीक है, Q मतलब आवेश। तो यहाँ पर आप लोग को प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे जब यहाँ पर, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना है Z। और यहाँ पर Q का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। Q का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? IT। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरह से आपने फिजिक्स में, Q = IT। ठीक, एक IT होता है, एक नी होता है यहाँ पर, NE जिसको बोलते हैं। इस तरह से फॉर्मूला होता है। ये फिजिक्स का खैर है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फिलहाल इतना लिखने के बाद आपको ये लिख देना है कि जहाँ सबके नाम आपको लिखने हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पर, जहाँ
आप कहाँ किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिखना है आपको। जेड मेरा क्या है, यहाँ पर जो जेड आपको दिख रहा होगा ये जेड क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और उसी को हम लोग बोलते हैं W/IT। इस जेड को अगर आप यहीं रखो, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या है मेरा, W=ZI, ठीक, IT। जेड को आप यहीं रखो और इन दोनों को कहाँ भेज दो, इसके डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ये दोनों इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में। तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला जो होने वाला है वो क्या रहा होगा, IT इधर, यहाँ से IT हम लोग रफ कर दें, अगर यहाँ से आप IT हटा दो तो यहाँ पर ये IT कहाँ आ जाएगा मेरा, IT आ जाएगा इसके नीचे, आप यहाँ पर IT लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला वही बन के तैयार हो जाएगा, Z=W/IT। तो यही फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं जल्दी से आगे, मात्रा वगैरह जो लिखे हैं आपको सब यहाँ से लिख देना है। अच्छा, ये देखिए रासायनिक तुल्यांक की डिफिनेशन लिखी हुई है, ये जो डिफिनेशन आपको दिख रही है ये रासायनिक तुल्यांक की डिफिनेशन है। ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। फैराडे का पहला नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम फिर से देखिए क्या कह रहा है हमसे। दूसरा नियम कह रहा है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के लिए इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा का अनुपात पदार्थ के तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। तो सिंपल यहाँ पर आप लोग को केवल डिफिनेशन लिख के छोड़ देना है, फॉर्मूला इसका कुछ नहीं होता है, तो फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पहले और दूसरी इक्वेशन में जो हमने अभी पहला नियम पढ़ा फैराडे का, फर्स्ट नियम, और ये सेकंड नियम, ठीक है। तो फर्स्ट नियम को ही यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर सेकंड का फॉर्मूला बना दिया गया है। देख लेते हैं उसमें भी क्या बनाया गया है। देखिए W=ZIT हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, W2=Z2IT। क्या करा, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर हमने 2 कर दिया, केवल यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 कर दिया। इन दोनों को अपॉन में कर देंगे, W1/W2, ठीक है। तो पूरे को अपॉन में कर देंगे, तो यहाँ भी Z1 Z2 हो जाएगा। तो देखिए IT सेम है, तो IT कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, केवल W1/W2 = Z1/Z2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कोलराउस का नियम, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या कहता है भैया, कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उस वैद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी सिंपल आप लोग को ये फॉर्मूला लगा देना है, लैम्डा वाला, ठीक है। एक लैम्डा में आपको यहाँ पे इन्फिनाइट लगाना है ये, और एक में प्लस का इन्फिनाइट, एक में माइनस का इन्फिनाइट। कोलराउस के नियम बहुत ही सरल है और पूछा जरूर जाता है, ये तो आप मान के चलिए। क्या है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता वैद्युत घटक, देखिए क्या करना है, इस नियम के अनुसार तनुता, ठीक है, अनंत तनुता मतलब लैम्डा के ऊपर यहाँ पर आप लोग को क्या लगा देना है, अनंत मतलब इन्फिनाइट, ठीक है। उस वैद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन, साफ लिखा है, तो इस जो आपने ये लिखा इसी का एक बार धनायन और एक बार ऋणायन को योग कर देना है आपको, ठीक है। ऐसे तोड़ के याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब ये देख रहा होगा आपको कोलराउस के नियम के उपयोग। तो कवर इसलिए कर लिया हमने ताकि अगर आप लोग को कोर्स में हो या फिर आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हो। फिलहाल ये पेपर में नहीं पूछा जाने वाला है, और अगर आपको पढ़ना है तो इसमें फ़िलहाल समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इस समय आपको केवल फर्स्ट टेक रिवीजन चल रहा है, 1 महीना का समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, और इतना आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा तकलीफ ना हो और अच्छे नंबर आप लोग जल्दी से पा पाओ। ठीक है, अब देखिए अगला आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के घोल तथा इलेक्ट्रोड के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपने कोई वो बना रखा है, जार टाइप का, ठीक है, जिसमें सारे केमिकल भरे जाते हैं। अब इसमें आपने 2 छड़ डाल दी, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, एक ये छड़ है, एक ये छड़ है, ठीक है। एक होती है मेरी कैथोड या फिर प्लस, एक होती है एनोड मतलब माइनस, ठीक है। तो ये जो छड़ होती हैं, क्या करा है कि जब किसी सेल में, पीछे देखिए आप लोग इसके बैकग्राउंड में क्या करा है कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के घोल तथा इलेक्ट्रोड के बीच में, अब ठीक है, मान लीजिए इसमें हमने इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या दे दिया, प्लस माइनस मतलब बैटरी दे दी हमने, ठीक है, तार। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी प्रोवाइड होगी इसमें, तो क्या होगा कि ये जो सेल में जो पानी भरा हुआ है ये,
और इन छड़ों के बीच में और ये जो पानी भरा हुआ है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं आप लोग को दिखाइए, जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर ये, ठीक है, जो पानी इसके अंदर भरा हुआ होगा, ठीक है, और इसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी। तो इसके बीच में जो ये छड़ होंगी, ये जो छड़ आपको दिख रही हैं, ये छड़ें, इनके और इस पानी के बीच में एक विभव स्थानांतरित होगा। जैसे आप लोग पानी गर्म करते होगे, पानी गर्म करने में आपने ऐसे रॉड डाला इसके अंदर ऐसे ऐसे, और आप उस बाल्टी में अगर हाथ डाल दिए आप, तो आप तुरंत झटका खा जाएंगे, ठीक है। तो सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, ये जो फॉर्मूला आपको नीचे लिखा हुआ है ये ज़रूर आपको लिख के आना है, ठीक है। इतना करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल सांद्रता के वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जार से हमने बनाया था आप बना लो। इसमें क्या करना है, 2 छड़ डाल दिया आपने, मान लीजिए इस तरह से 2 छड़ पड़ी हुई हैं इसके अंदर, ये 2 छड़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 25 पर किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल सांद्रता के वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर, ठीक है। ये जो विलयन है हमारा नीचे मान लीजिए वैद्युत अपघट्य विलयन है, तो यहाँ पे आप लोग डैश डैश कर दो, मतलब पानी भरा हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है इसका, 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या करा, ये किसी इलेक्ट्रोड की 1 मोल सांद्रता, ये इसकी सांद्रता कितनी होगी जो हमने डाला 1 मोल, तो इसको हम लोग कहाँ डुबो रहे हैं, इसमें नीचे डुबो रहे हैं हम लोग, ये देखिए इसके अंदर डुबो रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो विभव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसमें जो विभव कुछ उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। देखते हैं अपना आगे इसके बाद क्या है। तो दोस्तों इसके बाद हमसे पूछ रहा है यहाँ पर नेनर्स समीकरण। ये आप लोग को बता दें कि ये पूरा अकेला टॉपिक आपको 5 नंबर में 100% देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि ये 5 नंबर आपके रखे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्या इसमें कह रहा है कि प्रत्येक सेल में 2 अर्ध सेल, मतलब इलेक्ट्रोड, जैसे भी हमने नहीं जार बनाया था उसमें 2 छड़ें डुबोई थी, तो वही जो 2 छड़ें डुबोई थी वही है मेरे 2 अर्ध सेल, ठीक है। तो प्रत्येक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं जिन्हें क्रमशः एनोड या कैथोड कहते हैं। हमने बताया था एक एनोड था एक मेरा कैथोड था, ठीक है। तो एक अर्ध सेल पर एनोड था, दूसरे सेल पर अपचयन मतलब कैथोड होता है। नेक्स्ट में सेल के, ठीक है, पूरा आपको डिफिनेशन लिख के मेन जो हमारा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, इसका समीकरण। ये देखिए, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, हर हाल में आप लोग रट के जाइएगा। क्या है इसमें कि ये है ई नॉट प्लस 2.303 RT अपॉन NF लॉग MN प्लस। तो जो संकेत इसमें यूज़ हुए हैं वो आपको लिख देना है। जैसे इसमें मेरा संकेत क्या यूज़ हुआ है, एक हुआ है ई, तो ई में मेरा इलेक्ट्रोड विभव, फिर ई नॉट इसमें क्या है मेरा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये RT जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है RT, ये क्या है मेरा गैस नियतांक, और ये जो T आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, टी नहीं दिख रहा लेकिन जब आप हल करोगे तो आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। कहीं कहीं NF की जगह आपको टी दिया होता है, तो यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर लगा सकते हो। टेम्परेचर के बाद आपकी बारी आ गई इसकी एन की, एन इलेक्ट्रोड मुफ्त, एन कहाँ पर है इसमें, ये आपको दिख रहा होगा एन, ठीक है। एन ये होता है इलेक्ट्रोड पर मुफ्त कैथोड की इलेक्ट्रॉनिक संख्या। एफ होता है मेरा फैराडे, ये जो एफ आपको लिखा हुआ है साथ में फैराडे नियतांक। और Mn प्लस ये जो है ये धातु आयतन है, कहीं पर Mn दिया होगा, कहीं पर Cl, कहीं पर कैल्शियम पोटेशियम कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो फिलहाल ये नेनर्स समीकरण जो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, ठीक है। तो देखिए अगला पार्ट हमसे पूछ रहा है कि आपकी अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें होता है शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। तो इस तरह के सवाल भी आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और इसकी डिफिनेशन भी पूछी जाएगी। तो क्या है इसका डिफिनेशन, देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है। ये कोटि का फॉर्मूला है नीचे, और ये वेग की दर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी अभिक्रिया की कोटि, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर एंड।
मिलते हैं नई वीडियो में। अभी देखिए क्या है, अभी इसका पार्ट 1 आया है केवल, ठीक है। पार्ट 2 आना बाकी है, जिसमें आपको दिखा दें क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। क्वेश्चन आपके होने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस तरह के आपको सवाल और डिफिनेशन दोनों देखने को मिलने वाली है। फिलहाल समय थोड़ा कम है, इसलिए आज वीडियो को यहीं पर हम लोग रोक दे रहे हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए पार्ट में और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।